गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, और जो यूनिट है वो अपने पास फर्स्ट चल रही थी और जो टॉपिक है वो चल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हम इसमें पढ़ रहे थे। ठीक, तो हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, किसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ा, उसके फेलियर पढ़े, उसके बाद हमने प्लांक वितरण नियम को पढ़ा। तो प्लांक वितरण जो नियम था वो हमारे पास चल रहा था। तो पिछली कक्षाओं में हमने प्लांक रेडिएशन लॉ को पढ़ा था। उसमें जो दोलित्र है उसकी ऊर्जा को डिस्कस किया था। प्लांक वितरण नियम को हमने निकाला था और जो प्लांक वितरण नियम था वो हमारे पास फाइनली ये आ गया था। यानी कि प्लांक वितरण नियम के अनुसार जो कण है उसकी जो औसत ऊर्जा होगी वो रहेगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू ई बार इक्वल टू एच म्यू अपॉन एच म्यू अपॉन के टी माइनस का 1 रहता है। ठीक है, प्लांक के विकिरण नियम की विवेचना कीजिए। तो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब आज हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिएगा, प्लांक के विकिरण नियम की विवेचना। प्लांक के विकिरण नियम की विवेचना। तो प्लांक का नियम लघु तरंग दैर्ध्य पर प्लांक के नियम से वीन विस्थापन का नियम प्राप्त करना और दीर्घ तरंग दैर्ध्य पर प्लांक के नियम से ये कै कबूतर प्लांक के नियम से रेले जीन्स का नियम प्राप्त करना। दो चीज़ होती हैं। ठीक, तो लघु तरंग दैर्ध्य पर प्लांक के नियम से वीन का नियम प्राप्त करना और दीर्घ तरंग दैर्ध्य पर प्लांक के नियम से रेले जीन्स का नियम प्राप्त करना, इसकी विवेचना समझेगा। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पहला देखे, लघु तरंग दैर्ध्य पर प्लांक के नियम से वीन विस्थापन का नियम प्राप्त करना। यदि लघु तरंग दैर्ध्य की हम कंडीशन लगाते हैं और हमारे पास वीन विस्थापन का नियम आ जाता है, इसका मतलब हम ग्राफ के आधे भाग को एक्सप्लेन कर पाते हैं। और इसी नियम से यदि हमारे पास दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए रेले जीन्स का नियम आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो प्लांक वितरण नियम है बचे हुए आधे भाग को भी क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा। बचे हुए आधे भाग को क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे लघु तरंग दैर्ध्य के लिए प्लांक के नियम से वीन विस्थापन का नियम प्राप्त करना। तो देखिए, तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य पर हम प्लांक है, क्या कबूतर है, ये प्लांक के नियम से रेले जीन्स का नियम निकाल रहे थे। तो देखिए, दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए अपन प्लांक का जो नियम है, ये तो मैं आगे चला गया, ये रहा। लघु तरंग दैर्ध्य पर प्लांक के नियम से वीन का नियम प्राप्त करना। तो वीन का जो नियम था वो हमने देखा था, वीन विकिरण का नियम लघु तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है। तो प्लांक के विकिरण नियम से तरंग दैर्ध्य के पदों में हमने निकाला था, ये आया है म्यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डॉट डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस का 1 होता है। ये है अर्थात लघु तरंग दैर्ध्य पर, तो लघु तरंग दैर्ध्य होगा यानी कि लैम्डा का मान यदि छोटा होगा तो अपन बोलेंगे कि लैम्डा इज लेस देन एस सी अपॉन के टी। लैम्डा का मान छोटा है तो लघु है, तो ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा और ये जो है वो छोटा रहेगा। तो आप देखो यहाँ पर ई की पावर में लैम्डा नीचे है डिवाइडेशन में, तो ये जो ई है इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और तो हम लिख सकते हैं एस सी अपॉन लैम्डा के टी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 1। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे ई की पावर एच म्यू अपॉन लैम्डा के टी की जो मान है, देखो यहाँ पर जो लैम्डा है डिवाइडेशन में है, बटे में है, तो लैम्डा का मान छोटा है तो इसलिए बात ऊपर वाली जो वैल्यू है बढ़ जाएगी और लैम्डा का मान ज़्यादा बड़ा होता तो ऊपर वाली वैल्यू घट जाती। अब बड़ा है तो ये जो पूरी वैल्यू है वो 1 से क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। 1 से बड़ी रहेगी तो हम उस अवस्था में 1 को क्या कर देंगे? हटा देंगे। 0 नहीं मान सकते, हटा देंगे। ठीक है, तो हमने 1 को हटा दिया तो हमारे पास आएगा यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एस सी डी लैम्डा अपॉन में लैम्डा की पावर 5
और एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई की पावर एस सी अपॉन लेमडा के टी आ जाएगा। ठीक, हमने लिखा इधर यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई एस सी अपॉन लेमडा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस एस सी अपॉन लेमडा के टी और डी लेमडा, ये आ जाएगा। हमने क्या किया है, इसको ऊपर लेके गए तो ये पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, हमने माइनस को कर दिया। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कॉन्स्टेंट, इस पूरे को हमने क्या माना, कॉन्स्टेंट माना। लेमडा की पावर 5 ऐसे एज इट इज़ रहेगा। यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू ए अपॉन लेमडा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस ये लेमडा को छोड़कर और टी को छोड़कर, यानी कि एच सी अपॉन जो के है इसको माना स्मॉल ए माना है, तो माइनस ए अपॉन लेमडा टी डी लेमडा, ये आपके पास आया। और यहाँ पर ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर क्या जाएगा, डी लेमडा। इसको और थोड़ा सा सोल्व करेंगे, बस सोल्व क्या करना है, हो गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है, ये जो फॉर्मूला है, ये आपके पास वीन विकिरण का जो नियम है वो ही हमारे पास ये प्राप्त होता है। ये हमारे पास क्या गया, वीन विकिरण का नियम। तो इसका मतलब ये है कि प्लांक का जो नियम है उस पर यदि हम लघु तरंगदैर्ध्य की कंडीशन लगाते हैं तो हमारे पास वीन विकिरण नियम प्राप्त होता है। और वीन विकिरण नियम प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि जो कृष्णिका विकिरण वक्र है उसके आधे भाग को ये समझा पाएगा। ये हमारे पास ई लेमडा है और इधर ये हमारे पास क्या होगा, लेमडा, तो इसके आधे भाग को क्या कर देगा, समझा देगा। तो आधे भाग को तो हमने एक्सप्लेन किया था वीन के विकिरण नियम से, और प्लांक नियम जो है वो भी इसके आधे भाग को एक्सप्लेन कर रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि दीर्घ तरंगदैर्ध्य पर प्लांक के नियम से रेले जीन्स का नियम प्राप्त करना। ये हमने पढ़ा, रेले जीन्स का नियम पढ़ा था। रेले जीन्स का जो नियम है वो दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए लागू होता है। तो हमने कंडीशन लगाएंगे इसके ऊपर दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए। तो दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए लैम्डा की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन एस सी अपॉन के टी रहेगी। तो आपके पास जो एस सी अपॉन लैम्डा के टी जो मान है, ऑब्वियसली बात है ये यहाँ पर आप देखोगे लैम्डा जो है भाग में है, भाग में होगा तो ये वैल्यू पूरी एक से क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एस सी अपॉन लैम्डा के टी का मान लेस देन 1 हो जाएगा। तो उस अवस्था में जो ई की पावर थीटा होता है वो लगभग 1 प्लस थीटा होता है। कैसे निकाला, ये ई की पावर थीटा है, इसका एक्सपोनेंशियल करेंगे, प्रसार करेंगे तो रहता है 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। यदि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, यदि हमारे पास थीटा की वैल्यू टेंस टू 0 है तो इस अवस्था में ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास, इसको तो आप हटा दीजिए, इसका जो उपयोग है वो हम प्लांक के नियम के अंदर करेंगे। प्लांक विकिरण नियम में इसकी वैल्यू रखेंगे, किसको, एक्सपोनेंशियल एस सी अपॉन लैम्डा के टी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एस सी अपॉन लैम्डा के टी। तो आपके पास आएगा यू लैम्डा डी लैम्डा। तो आप देखो ये वैल्यू आप जब यहाँ रखोगे, इसको एक बार हटा देता हूँ, यहाँ रखोगे यहाँ, तो आप देखोगे ये -1 है और यहाँ पर आपके पास +1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगी ये वाली वैल्यू केवल। तो यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 और डी लैम्डा, ठीक। और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास रेले जीन्स का नियम होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांक वितरण जो नियम है वो रेले जीन्स के नियम को भी एक्सप्लेन करता है दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए, और लघु तरंगदैर्ध्य के लिए वो वीन विकिरण नियम को भी एक्सप्लेन कर पाता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्लांक वितरण नियम है उससे जो ग्राफ प्राप्त होता है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही प्राप्त होता है जैसे कि कृष्णिका विकिरण वक्र से हमें प्राप्त हुआ था। तो आज का ये हमारे पास देखिए एक चीज़ और है, प्लांक वितरण नियम से हम, तो अगला हमारे पास है ये प्लांक की है भाई, प्लाट दिखता है इसको, सारे प्लाट दिखते हैं हमारे पास। प्लांक के नियम से स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम प्राप्त करना, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा आप, सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा घनत्व की, ठीक है। प्लांक के विकिरण सूत्र का उपयोग करके हम समतापी कोटर के अंदर जो विकिरण की कुल ऊर्जा घनत्व है उसका मान याद करेंगे, और जो कुल ऊर्जा घनत्व है उसको अपन लिखेंगे U से,
और इसका जो वैल्यू होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी यू लैम्डा डी लैम्डा हमारे पास आएगा। ऊर्जा घनत्व तो विकिरण के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है U, और ये हमारे पास डी लैम्डा आयतन की तरह रिप्रेजेंट करेगा। तो भाग देने पर ये हमारे पास ऊर्जा घनत्व का क्या आता है फॉर्मूला। प्लांक के विकिरण सूत्र से यू लैम्डा डी लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास ऊर्जा घनत्व जो आया वो आया U बराबर 0 से इन्फिनिटी यू लैम्डा डी लैम्डा। अब हम बात करते हैं प्लांक के विकिरण नियम से। तो प्लांक का विकिरण नियम में जो ऊर्जा घनत्व रहेगा यू लैम्डा वो रहता है 8 पाई SC अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा, और नीचे हमारे पास एक्सपोनेंशियल यानी कि e की पावर SC अपॉन लैम्डा KT और माइनस का 1। तो हमने केवल यू लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू रखी है, और यू लैम्डा डी लैम्डा प्लांक के नियम के अनुसार हमारे पास होता है ये वाली वैल्यू। देखो ये यू लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू हमने ये वाली उसके अंदर रख दी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये रख दी हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया SC अपॉन लैम्डा KT जो है इसको हमने एक वेरिएबल मान लिया। वैसे SC और जो K है और जो T है वो तो कांस्टेंट अपने पास, और जो वेरिएबल है वो है अपने पास लैम्डा। लैम्डा वेरिएबल है इसलिए हमने इसको एक वेरिएबल मान लिया x। तो अब इसका आप अवकलन कीजिएगा, तो डी लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस SC अपॉन KT और dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर देखो कि HC अपॉन ये रहेगा x और KT इज इक्वल टू लैम्डा रहेगा। यहाँ से डी लैम्डा अवकलन करेंगे तो डी लैम्डा आ जाएगा, SC अपॉन KT ऐसे रहेगा, 1 अपॉन x का आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और dx ये आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए तो हमारे पास मिलेगा u इक्वल टू 8 पाई SC कॉन्स्टेंट है 0 से इन्फिनिटी माइनस SC अपॉन KT dx SC स्क्वायर अपॉन SC अपॉन एक्स KT यानी कि लैम्डा की वैल्यू रख दी और की पावर 5 और e की पावर x माइनस 1 ये आता है। ये लिखने के बाद हम इसमें और जो कॉन्स्टेंट है उन सबको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे पास आएगा u बराबर 8 पाई k की पावर 4 t की पावर 4 अपॉन h क्यूब c क्यूब। आपके पास ये जो वैल्यू है ना, यहाँ से देखो h की जो वैल्यू है पावर 5, c की पावर 5, k की पावर 5, t की पावर 5 और x की पावर 5 आएगी। तो हमने यहाँ पर h और c से एक ऐसी काट दिया तो आपके पास मिलेगा h की पावर 4, c की पावर 4 और t की पावर 4। t और कटेगा, देखो ये जो t है ना ये वाला t, ये वाला k और कट जाएगा तो आपके पास k की पावर 4, t की पावर 4, h क्यूब और c क्यूब, और यहाँ पर बचेगा h x क्यूब dx और e की पावर x माइनस 1। तो हमने क्या किया, इस समीकरण को जो समाकलन है ये समाकलन का मानक समाकलन है जिसका मान हमारे पास होता है पाई 4 और अपॉन 15, पाई पावर 4/15 होता है। ये स्टैंडर्ड समाकलन है, आप को मैंने आपको BSc पार्ट सेकेंड ईयर में पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जब हमने वर्ग माध्य मूल चाल निकाली थी और मैक्सवेल वितरण फलन या मैक्सवेल सांख्यिकी में बताया था मैंने आपको, तो वो फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपके पास ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई 4/15। ये वैल्यू आप यहाँ यूज़ कर लीजिएगा, यहाँ यूज़ करेंगे तो आपके पास ये आएगा u इक्वल टू 8 पाई की पावर 5 k की पावर 4 अपॉन 15 h क्यूब c क्यूब और t4। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि रेले जीन्स विकिरण नियम से प्राप्त हमने देखा कि कृष्ण का कि कुल ऊर्जा घनत्व का जो मान है और जो उत्सर्जन क्षमता है उसके अंदर क्या संबंध होता है, E इक्वल टू c अपॉन 4 और u। तो आप यहाँ पर u की वैल्यू और पुट कर देंगे क्योंकि हमने अभी u की वैल्यू कैलकुलेट की है। ठीक, u की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो आपके पास E का मान आएगा E इक्वल टू 2 पाई की पावर 5 k की पावर 4 अपॉन 15 h क्यूब c क्यूब t की पावर 4, और ये रहता है E इक्वल टू सिग्मा t की पावर 4। यहाँ जो सिग्मा होगा वो कांस्टेंट रहेगा और सिग्मा की जो वैल्यू है वो अपने पास ये रहेगी, ये वाली, ये पूरी सिग्मा की वैल्यू रहेगी। और सिग्मा एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक। स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक होता है और इस नियतांक का जो मान है वो आता है 5.67 गुणा 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। केल्विन 4। आगे देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसमें से। यदि सूर्य और चंद्रमा से अधिकतम उत्सर्जन विकिरण की तरंग दैर्ध्य है क्रमश 47-53 एंगस्ट्रॉम
ज़्यादा 14 माइक्रोन हो तो उनके तापों की तुलना कीजिए। तो आपके पास यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू दे रखी, एक ये दे रखी, एक ये दे रखी एंगस्ट्रॉम में, और ये माइक्रो एंगस्ट्रॉम में, माइक्रोन में है सॉरी। तो उनके ताप की तुलना करनी, ताप को यूज़ करना है, यही स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, ठीक है, सॉरी वीन विस्थापन नियम का यूज़ करके अपन निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें देखो दिया क्या है, हमें तरंग दैर्ध्य दे रखी है, लैम्डा दे रखी है, और हमें पूछा है ताप। तो इसमें संबंध क्या होता है, लैम्डा टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है बी के बराबर, जिसको अपन बोलते हैं वीन विस्थापन का नियम। अब देखिए दिया गया है लैम्डा सूर्य और चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए है ये और चंद्रमा के लिए है 14 माइक्रोन। तो हमने लिखा लैम्डा एम, सन के लिए कितना है 4753 एंगस्ट्रॉम, या 4753 गुणा 10⁻10 मीटर, ये आ गया। मून के लिए अपन को देखा 14 माइक्रोन मीटर, तो 14 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 और ये मीटर आ जाएगा। अब वीन विस्थापन का नियम क्या कहता है, लैम्डा टी इक्वल टू बी होता है, तो वो मून के लिए भी और सूर्य के लिए भी सेम रहेगा, बी कांस्टेंट इसलिए। तो हमने इस वाले भाग को और इस वाले भाग को सेम कर लिया। यहाँ से हम टेम्परेचर का अनुपात निकालेंगे, टी सन इधर है, टी मून को उधर से लेके आएंगे, इधर नीचे आ जाएगा, टी सन अपॉन टी मून इक्वल टू लैम्डा मून बटे लैम्डा सन। वैल्यू सिंपली आप इसको पुट कर दीजिएगा, तो 14 गुणा 10⁻6 मीटर बटे में 4753 गुणा 10 मीटर कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 29.5। कोई बीमा नहीं इसकी, क्योंकि टेम्परेचर अनुपात है। तो सूर्य का ताप चंद्रमा के ताप से 29.5 गुणा अधिक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। फिर अपन आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक तारे से अधिकतम उत्सर्जन विकिरण की तरंग दैर्ध्य 446 नैनोमीटर है, तो तारे के पृष्ठ का तापमान और उसके उत्सर्जन कुल उत्सर्जन क्षमता को याद कीजिएगा। बिल्कुल सरल है। जो आपको दे रखा है विकिरण की तरंग दैर्ध्य, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है और आपको ताप की वैल्यू पूछी है, तो आपको पता है कि लैम्डा एम और टी क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। वीन का विकिरण नियम से उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको लैम्डा दे रखा है, लैम्डा कितना है 446 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻9 मीटर, ठीक। वीन के नियम से देखो लैम्डा एम टी बराबर क्या होता है बी, बी क्या है कांस्टेंट। तो जो बी का मान होता है उसको लिखते हैं 2.898 10⁻³ मीटर केल्विन, मीटर केल्विन आ जाएगा। आपको टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए, टेम्परेचर की वैल्यू है वो अपन कैसे निकालेंगे, लैम्डा एम को नीचे भेज देंगे इधर, तो 2.898 × 10⁻³ मीटर पर केल्विन, नीचे लैम्डा की वैल्यू 446 × 10⁻⁹। यहाँ से मीटर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास केल्विन बच जाएगा। ये केल्विन आ गया, कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 6497। कैलकुलेशन कर लीजिए, मोबाइल से कर लीजिए, कैलकुलेटर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लगभग देखो इसमें 3 ही कम है, इसको अपन 6500 केल्विन लिख सकते हैं, लगभग लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं तारे का जो पृष्ठ ताप है वो 6500 केल्विन है। अब अपन को दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, उत्सर्जन क्षमता और बताइए। तो ई लैम्डा पूछा है इसमें, ई लैम्डा, और आपके पास क्या है, आपके पास टेम्परेचर है, आपके पास लैम्डा है, ये दो चीज़ें आ गई अपने पास। तो इसका और इसका कोई संबंध नहीं होता, लेकिन इसका संबंध होता है। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल। और जब सिग्मा हटाते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को बोलते हैं सिग्मा, ये वाला संबंध है देखो। और इसकी सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो अपने पास होती है 5.67 × 10⁻⁸। ये देखो, जैसे हमें उत्सर्जन क्षमता सीधी निकल जाएगी स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम का उपयोग करके। सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो होती है 5.678। याद करने का अच्छा तरीका है 5.678, 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4 इंटू 6500 केल्विन 4। तो देखो केल्विन 4 और यहाँ से केल्विन 4 हट जाएगा, तो आपके पास मिलेगा वाट पर मीटर स्क्वायर। और आपकी उत्सर्जन क्षमता की वैल्यू आ जाएगी ये वाली
101.2 गुणा 10⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस टॉपिक को अपन यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। हमने पढ़ा है प्लांक वितरण के नियम से विवेचना, जिसमें हमने दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए वीन विस्थापन का नियम कैलकुलेट किया है, और लघु तरंगदैर्ध्य के लिए, दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए हमने रेले जीन्स का नियम कैलकुलेट किया है। तो हमारे पास ये तो है हमारे पास रेले जीन्स का नियम, वीन विस्थापन का नियम, और ये अपने पास आएगा रेले जीन्स का नियम। ठीक, हमने प्लांक के नियम से बोल्ट्जमान स्टीफन का नियम निकाला, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से आया था। ये आता है, इसमें तो सब कचरा हो गया ना, तो थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको। ये हमारे पास जो नियम आता है इसको अपन बोलते हैं बोल्ट्जमान स्टीफन का नियम, और यहाँ पर सिग्मा जो है स्टीफन कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू हमने निकाली। हमने दो न्यूमेरिकल किए, सिंपल वीन के विस्थापन नियम का प्रयोग करके, दूसरा भी वीन विस्थापन के नियम पर डिपेंडेंट था, ये वाला भी, और यहाँ पर इसका प्रयोग करके हमने उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। पहले तो हम इसमें क्वांटम के नियम लगाएंगे, ठीक है। पहले तो हम इसमें प्रैक्टिकली वैल्यू देखेंगे, प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू क्या आती है, फिर हम देखेंगे क्लासिकल क्या कहती है, और क्लासिकल के नियम से इसको कितना एक्सप्लेन कर पाएंगे। यदि क्लासिकल के नियम से दिक्कत आती है तो फिर हम इसमें क्वांटम के नियम लगाएंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो है प्रकाश विद्युत समीकरण, जो कि परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।